गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए पदार्थों पर कोरियोलिस बल के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी पहले हमने क्षैतिज दिशा में गतिमान कण पर टॉपिक पर अध्ययन किया था। आज कोई भी जो कण है जो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है तो उस पर हम कोरियोलिस जो फोर्स है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो माना कोई कण है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के अधीन, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से ऊपर की ओर नीचे कर रहा है, तो उस स्थिति में कण का वेग क्या होगा? यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए कण का वेग, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए कण का वेग। यानी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी पिंड जो वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर जो अर्थ पृथ्वी पर नीचे की ओर गिर रहा है, तो उस स्थिति में कण का वेग क्या होगा? उस स्थिति में कण का वेग होगा v डैश बराबर d डैश r वेक्टर बटे dt बराबर माइनस v k डैश i कैप। यहाँ k डैश z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, तो जब कोई भी पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसकी केवल z अक्ष के अनुदिश ही उसकी वेलोसिटी होगी, बाकी x डैश और z डैश है यानी x और y एक्सिस है उसकी तरफ, इसमें उसकी वेग का कोई भी घटक नहीं होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। अब पृथ्वी का कोणीय वेग यानी जो अर्थ है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग वो हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो पृथ्वी का कोणीय वेग, पृथ्वी का कोणीय वेग, तो पृथ्वी का कोणीय वेग को हमने ओमेगा वेक्टर से दिखाया था। ओमेगा वेक्टर बराबर ओमेगा cos लैम्डा j डैश कैप प्लस ओमेगा sin लैम्डा k डैश कैप। इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे। यानी पृथ्वी का कोणीय वेग है उसका x अक्ष की दिशा में कोई भी घटक नहीं होगा। ये हम पहले भी निकाल चुके थे पिछले टॉपिक में। यानी x दिशा में इसका जो पृथ्वी का ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट कर रही है तो उससे उसकी x दिशा में कोई भी घटक नहीं होगा। अब हम कोरियोलिस त्वरण निकालेंगे। हमको v वेक्टर की वैल्यू है और ओमेगा वेक्टर की वैल्यू आ गई, तो हम निकालेंगे कोरियोलिस त्वरण। तो कोरियोलिस त्वरण को हम जैसे a वेक्टर से डिनोट करें, कोरियोलिस त्वरण को a वेक्टर c से, कोरियोलिस के कारण c लिखा है, तो इसकी वैल्यू होती है -2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर। तो हम ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर की वैल्यू निकाल देंगे सारणिक विधि से। -2 की जगह 2 लिख देंगे। यहाँ i डैश है, j डैश है एंड k डैश है। फिर ओमेगा की वैल्यू ये लिख देंगे cos लैम्डा, सॉरी x i कैप है, i का इसमें डिनोट i बड़ा है नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। j डैश की जगह ओमेगा cos लैम्डा और k डैश की जगह ओमेगा sin लैम्डा। इसी प्रकार जो v डैश है, v वेक्टर है, उसका वेलोसिटी की वैल्यू केवल k डैश में है, दोनों तरफ शून्य है, 0 0 और यहाँ केवल क्या है? -v है। k डैश की वैल्यू v है। इसको सारणिक विधि से हल करेंगे तो क्या है हमारे पास? -2 फर्स्ट टर्म पहले i का लिए करेंगे तो इधर भी 0 और इधर भी 0, फिर j के लिए करेंगे तो इधर 0 एंड इधर 0। केवल k की स्थिति, किसकी स्थिति रहेगी? केवल i के लिए स्थिति रहेगी। देखो i में हम यहाँ करेंगे, इसको छिपाएंगे तो केवल ये गुणा, तो ये गुणा ये गुणा होएगा केवल i में। क्या होएगा? माइनस क्या आएगा? -v ओमेगा, या ओमेगा v और cos लैम्डा, और ये किसका है? i डैश कैप का है, क्योंकि माइनस के टाइम 0 है और बाकी अदर टाइम j डैश के टाइम और k डैश के टाइम इसकी वैल्यू शून्य आएगी। तो ये हमारे पास कोरियोलिस त्वरण का मान आ गया AC का। अब हम कोरियोलिस बल निकालेंगे, कण पर लगने वाला कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल निकालेंगे हम, यही टॉपिक है, गिरते हुए पदार्थ पर कोरियोलिस बल निकालेंगे। तो कोरियोलिस बल Fc बराबर क्या होगा? m द्रव्यमान का कण है तो AC वेक्टर, AC की वैल्यू हमने ये निकाल ली, तो हमारे पास Fc बराबर आएगा, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2m ओमेगा v cos लैम्डा i डैश कैप। ये हमारे पास जो कोरियोलिस त्वरण है उसकी वैल्यू आ गई। ऊर्ध्वाधर नीचे की और गिरती हुई वस्तुओं पर जो कोरियोलिस बल है वो 2m ओमेगा v cos लैम्डा i डैश कैप। यहाँ i डैश कैप है वो हमने पूर्व की ओर लिया है,
आई डैश के जो एक्स पूर्व की ओर दिशा दिखाई है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो कोई भी वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है वो कुछ थोड़ा पूर्व की ओर हट जाती है। ये हमने इसके सॉल्यूशन निकाला इसका। अब हम क्या करते हैं कि जो न्यूटन की गति के नियम से जो एक्स डैश अक्ष पर कण है उस पर न्यूटन की गति से बल निकालेंगे, न्यूटन की गति से निकालेंगे इसको वैल्यू। तो इसको हम आगे निकालते हैं न्यूटन की गति के नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। ये बल की जरूरत पड़ेगी हमको, तो इसको रहने देते हैं। तो न्यूटन की गति से, न्यूटन के नियम से एच डैश अक्ष पर गतिशील कण पर जो बल है वो निकालेंगे। उसको कैसे लिखेंगे, एम डी टू डैश एक्स डैश बटे डी टी स्क्वायर, या एक्स अक्ष पर निकाल रहे हैं तो इस लिख सकते हैं डी टू एक्स डैश बटे डी टी स्क्वायर बराबर एफ। क्या होगा, एफ बराबर एम ए होता है, तो एम ए की जगह डी टू एक्स डैश बटे डी टी स्क्वायर, तो इसमें हमें वैल्यू रखेंगे एफ की डी टू एक्स डैश बटे डी टी स्क्वायर, और एफ की वैल्यू जो ये वाली आई है हमारे पास वो लिख देंगे 2m ओमेगा वी और cos लैम्डा। ये हमने वैल्यू रख दी। अब हम देखते हैं कि इसको हल करेंगे आगे। तो हल करने पर m से m कट जाता है। अब जो ये समीकरण है इसको हम समीकरण लिख सकते हैं, जैसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष समाकलन करने पर, या इसका क्या करेंगे, समाकलन करने पर t के सापेक्ष, किसे करेंगे, t के सापेक्ष समाकलन करेंगे इसके, तो क्या प्राप्त होगा हमको, dx डैश बटे dt, यानी d2x डैश बटे dt स्क्वायर, तो केवल एक बच जाएगा अवकलन करने पर। तो क्या प्राप्त होगा, 2 की जगह 2, ओमेगा v की जगह ओमेगा v, तो t के सापेक्ष कर रहे हैं हम, इसमें t भी आएगा, t के सापेक्ष करेंगे 2m ओमेगा v cos लैम्डा, तो 2m ओमेगा t। सॉरी, पहले हम इस समीकरण में यहाँ केवल एक चीज और लिखना चाहेंगे कि नीचे की ओर वस्तु कर रही है, नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु के लिए, नीचे की ओर वस्तु कर रही है, तो हमारे पास v बराबर क्या होगा, gt। v बराबर क्या होता है, gt। अगर कोई वस्तु है नीचे गिर रही है तो v बराबर क्या लिख देंगे, gt। तो हमारे पास ये समीकरण क्या हो गया, ओमेगा और v की जगह क्या लिख देंगे, gt, और cos लैम्डा की जगह cos लैम्डा। v की जगह gt लिखा है तो गुरुत्वीय त्वरण a की जगह g होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो v को हटा देंगे तो 2 की जगह तो 2 रहेगा, ओमेगा की जगह ओमेगा और g की जगह g लिख दिया, और t का समाकलन क्या होगा, t स्क्वायर बटे 2, और cos लैम्डा की जगह cos लैम्डा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ c, यहाँ c एक नियतांक है, यहाँ c समाकलन नियतांक है। c क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। तो अब शर्त कंडीशन लगती है, यदि t बराबर 0 पर dx डैश बटा dt बराबर 0 है, तो देखो इसकी वैल्यू 0 है, t की 0 हो गई, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो c बराबर क्या आएगा हमारे पास, c बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो ये समीकरण क्या बन गया हमारे पास, dx डैश बटा dt बराबर ओमेगा g t स्क्वायर cos लैम्डा, और c की वैल्यू 0 हो गई, तो इसको समीकरण नंबर हम 2 कह सकते हैं। अब समीकरण 2 का भी समाकलन करेंगे t के सापेक्ष समाकलन करने पर हम इसका विस्थापन का समीकरण निकाल रहे हैं। जो पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वस्तु गिरती है उसके लिए जो उसके डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो उसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो इसका समाकलन करेंगे तो x डैश बराबर, क्योंकि अवकलन का समाकलन करेंगे तो x डैश बचेगा, तो x डैश बराबर क्या हो गया, t का क्या होगा, t3 बटे 3, तो इसको 1 बटे 3 ओमेगा g, और ये क्या हो गया t3, और cos लैम्डा की जगह cos लैम्डा प्लस एक अन्य नियतांक आ जाएगा d, यहाँ t वही पहले की तरह, यहाँ t समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, यहाँ t क्या था, समाकलन नियतांक था। अब वही कंडीशन लगाएंगे दोबारा इस पे भी हम, तो इसकी कंडीशन लगाने पर क्या आता है हमारे पास, उसको निकालेंगे। समीकरण जो ये वाला है समीकरण, इसको 3 कह सकते हैं। समीकरण 3 में यदि समीकरण 3 में प्रारंभ में t बराबर 0 पर x डैश बराबर क्या है, 0,
अब टी का मान 0 है और एक्स डैश का मान भी 0 है, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो डी बराबर क्या आएगा, 0। तो समीकरण 3 क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स डैश बराबर 1/3 ओमेगा जी T3 और cos लैम्डा। इसको समीकरण नंबर हम अगला दे सकते हैं, समीकरण नंबर 4। तो यह विस्थापन का समीकरण है। एक्स डैश अक्ष के अनुदिश, एक्स डैश अक्ष के अनुदिश कण के विस्थापन का समीकरण है, कण के विस्थापन का समीकरण है। कण के विस्थापन का समीकरण क्या पता है, एक्स डैश बराबर 1/3 ओमेगा जी T3 cos लैम्डा। ये एक्स डैश अक्ष पर जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए पिंड होता है, उनका विस्थापन का समीकरण आता है। अब हम देखते हैं कि यदि पिंड है, यदि पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, यदि पिंड को h ऊंचाई से गिर रहा है तो s बराबर ut बराबर h बराबर क्या होगा, हाफ gt²। क्योंकि u प्रारंभिक वेग जैसे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at²। इस समीकरण से u 0 है तो ये टर्म तो 0 जाएगी, दूरी को हम h मान रहे हैं और a की जगह गुरुत्वीय त्वरण क्या आएगा, g। तो h बराबर हाफ gt²। इससे हम t की वैल्यू निकालेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, तो t² बराबर क्या होगा, 2h/g, 2h/g। तो t बराबर क्या वैल्यू आ गई, अंडर रूट में 2h/g। तो इस समीकरण को जैसे 5 कह सकते हैं, तो समीकरण 5 से t की वैल्यू 4 में रखने पर, यहाँ लिख देंगे हम, समीकरण 5 से t का मान 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, विस्थापन का समीकरण एक्स डैश बराबर 1/3 ओमेगा जी, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2h/g की पावर क्या हो गया 3/2 और cos लैम्डा की जगह cos लैम्डा। तो इसको हल करेंगे g की वैल्यू को, तो लास्ट में हमारे पास फाइनल समीकरण आता है एक्स डैश बराबर 2/3 h ओमेगा अंडर रूट में 2h/g और cos लैम्डा। ये वाला समीकरण आएगा, ये विस्थापन का समीकरण होता है। तो इस h ऊंचाई से गिर रहा है कोई पिंड प्रतिपीड़न ऊर्ध्वाधर वर्टिकली, तो उसके लिए विस्थापन का समीकरण है x डैश बराबर 2/3 h ओमेगा अंडर रूट 2h/g cos लैम्डा। तो इससे यह क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी पिंड होता है, वो ऊपर से गिरता है उत्तरी गोलार्ध में तो वो पूर्व की ओर विस्थापित हो जाता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में पिंड ऊर्ध्वाधर गिरता है तो वो पश्चिम की ओर विस्थापित हो जाएगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में तो जो पिंड उत्तरी गोलार्ध में गिरेगा वो तो किधर की ओर विस्थापित होएगा, पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध में है वो पिंड किधर की ओर होएगा, पश्चिम की ओर। ये तो ईस्ट की ओर और ये वेस्ट की ओर विस्थापित हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, यहाँ तक के लिए।